दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। गुड आफ्टरनून। नमस्ते भाई, नमस्ते। जी, तकनीकी रूप से कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए कुछ विलंब हो गया। चलिए हम शुरू करते हैं। आप 3 विद्यार्थी आ गए हैं, 1-2 विद्यार्थी और आ जाएंगे अपने समय के अनुसार। कल हमने बात की थी भाषा की परिभाषा क्या है, और अलग अलग विद्वानों के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उन सब को लेकर के कुछ लिखवाई थी, कुछ व्यवहारिक चर्चा की थी। उसमें आशा है आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। आज हम बात करते हैं भाषा की प्रकृति, और फिर उसके बाद भाषा के विविध रूप। तो भाषा की प्रकृति क्या है? दरअसल सबसे पहले तो आप ये समझिए, प्रकृति शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। हर व्यक्ति का जैसे अलग अलग स्वभाव है, नेचर है, और ये खूबी भी है उसकी, और कई बार कुछ जगह पर उसकी खामी भी है, कमी भी है। खूबी इसलिए है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्वभाव है दूसरे व्यक्ति की मदद करना। किसी व्यक्ति का स्वभाव है हमेशा जब वो कहीं चलता है तो गुनगुनाना। तो ये उसका अपना आदतन स्वभाव है, उसको अच्छा लगता है। अब इस स्वभाव की वजह से उसको व्यक्तिगत रूप से या दूसरे लोगों को क्या लाभ या हानि होती है, एक अलग बात है। तो ठीक ऐसे ही भाषा का भी अपना एक स्वभाव है, उसकी एक प्रकृति है। उस भाषा के स्वभाव के कारण अन्य भाषाओं को या उस स्वयं की भाषा को क्या लाभ होता है, क्या कुछ कमियां हो सकती है उसके उच्चारण में या उसके दूसरे किसी तकनीकी कारणों में, तो वो एक उसका इफेक्ट उस पर पड़ता है। भाषा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कि बहती रहती है, जैसे कि नदी बहती रहती है। तो भाषा चलायमान है। चलायमान से तात्पर्य यह है कि भाषा स्थिर अगर हो जाए, अगर मान लीजिए जल स्थिर हो जाए, जैसे कि पोखर में स्थिर रहता है जल, तो स्थिर रहने पर जल में जिस तरह से जीवाणु कीटाणु पड़ जाते हैं, काई जम जाती है, जल दूषित हो जाता है, ठीक ऐसे ही भाषा भी यदि स्थिर हो जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जीवाणु कीटाणु तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन क्या है कि वह नीरसता पैदा करने लगेगी, वह सहज बन जाएगी। सहज का मतलब भाषा सहज होनी चाहिए, लेकिन कहने का मतलब उसको बोलने में, उसको पढ़ने में, उसका वाचन करने में, अध्ययन करने में रुचि नहीं ली जाएगी। तो भाषा का चलायमान होना, गतिमान होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए भाषा क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है, और भाषा का अपना एक स्वभाव होना चाहिए कि वह परिवर्तित होती रहे, यानी कि भाषा में लचीलापन होता है। ये भाषा का स्वभाव है, होना भी चाहिए। कुछ भाषाएं मान लीजिए ऐसी हों जो कितनी कठोर हों, जो अपने पास न किसी को आने दे, न किसी दूसरे के पास स्वयं जाएं। तो ऐसी भाषा हो, चाहे ऐसे व्यक्ति हों, वो दोनों ही समाज में सर्व नहीं हो सकते, व्यावहारिक नहीं हो सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। सॉरी। जैसे हम जब समाज में रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें पूरे समाज के लोगों से कार्य होता है। आप
आपको सब्जी की आवश्यकता है तो आप सब्जी खरीदने जाएंगे। आपका जूता टूट गया है तो आप मोची के पास जाएंगे ठीक करवाने के लिए। आपकी चेयर खराब हो गई तो आप बढ़ई के पास जाएंगे उसको ठीक कराने के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे व्यक्ति समाज में बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ रहता है और उनके साथ जुड़कर के कार्य करता है, ठीक ऐसे ही भाषा भी अनेक भाषाओं से जुड़कर के कार्य करती है, अनेक दूसरी चीज़ों से अपने लिए चीज़ें स्वीकार करती है। जैसे पूर्व में जो भाषा थी और वर्तमान में जो भाषा है उसमें बहुत परिवर्तन है। उसके परिवर्तन होने का एक कारण ये है कि वह दूसरी भाषाओं से शब्द, व्याकरण या अन्य चीज़ें स्वीकार करती रहती है, अपने में समाहित करती रहती है, इसीलिए भाषा चलायमान है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को प्रकृति कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति है, उसकी आंतरिक संरचना है, उसके गुण हैं, अवगुण हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो व्यक्ति को प्राप्त होती है, मनुष्य को प्राप्त होती है, प्राणी को प्राप्त होती है, और वह प्राणी जगत अपने पूर्वजों से उसे सीखता है, बोलता है और उसका उपयोग करता है दूसरे लोगों के लिए या अपने कार्य के लिए। पूर्वजों से भाषा सीखी जाती है, यानी कि परंपरागत तरीका है। भाषा विकास करती है, यानी कि उसमें लचीलापन है, वह आगे बढ़ती है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों तरीकों से सीखी जाती है भाषा। आप या कोई भी बच्चा जब छोटा होता है तो उसके परिवार में जो भाषा बोली जाती है वो सीखता है वो, लेकिन जब वो अध्ययन अध्यापन करता है तो उसके साथ साथ वह जो परिवार में बोली जाती है उसके अलावा दूसरी भाषाएं भी सीखता है। वह फ्रेंच सीख सकता है, अंग्रेजी सीख सकता है, संस्कृत सीख सकता है या अन्य जो भाषाएं वो सीख सकता है। तो परंपरागत रूप से और अर्जित दोनों तरीके से भाषा सीखी जाती है। जीवंत भाषा चलायमान है, जैसे पानी बहता है इसी तरह से वह सदा प्रवाहित होती रहती है, निरंतर बहती रहती है। मुख्यतः भाषा के दो रूप हैं, कथित और लिखित, यानी कि कहन बोलना, ध्वनि जिसकी बात हम पिछले 2-3 दिनों से कर रहे हैं, और एक लिखित यानी कि लिखित भाषा। कथित भाषा का जो अर्थ है वो बोलकर, और लिखित भाषा का जो अर्थ है वह लिखकर स्पष्ट किया जाता है, बताया जाता है। समय, स्थान, इन सब के प्रभाव के अनुसार भाषा के अनेक रूप होते हैं, भाषा उनमें विभाजित हो जाती है। यही कारण है कि विश्व में अनेक भाषाएं हैं और उन सभी भाषाओं का अपना स्वरूप है, अपना रूप है, अपनी विशिष्टता है और उनकी अलग अलग पहचान है। भाषा के स्ट्रक्चर की बात करें तो भाषा वाक्यों से बनती है। वाक्य शब्दों से निर्मित होते हैं और शब्द मूल ध्वनियों से निर्मित होते हैं, जिनको आप वर्ण, अक्षर, स्वर और व्यंजन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ ये सब सम्मिलित होकर के भाषा का रूप ग्रहण करती हैं या भाषा को अंगीकार करती हैं, भाषा को बनाती हैं। व्याकरण में इन्हीं अंग प्रत्यंगों को लेकर के व्याकरणिक भाषा की चर्चा की जाती है। जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है, मैंने बताया, उसी तरह से भाषा का भी अपना स्वभाव होता है। उसकी प्रकृति, उसका भौगोलिक परिवेश,
जीवन पद्धति, ऐतिहासिक घटनाक्रम, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक क्षेत्र, उनके दृष्टिकोण, इन सब के आधार पर धीरे धीरे भाषा विकसित होती है, बनती है और अगली पड़ाव में, अगले रूप में ढलती जाती है। भाषा की प्रकृति को हम कुछ बिंदुओं में बांट सकते हैं। वो बिंदु कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला बिंदु है सामाजिकता, यानी कि अब भाषा का सामाजिकता यानी कि समाज से क्या सरोकार है, तो भाषा के लिए समाज का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ और मान के लीजिए यथार्थ है, बोल ही रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन मुझे सुनने वाला कोई है, तब तो मेरा बोलना सार्थक है। अन्यथा मेरा बोलना निरर्थक इसलिए हो जाएगा कि मेरे बोलने से कोई सुन ही नहीं रहा, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई प्रभाव नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई गति नहीं हो रही, तो व्यर्थ है बोलना। मुझे बोल करके स्वयं को स्वयं सुनाना है तो फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा कि कल हमने पढ़ा था भाषा की परिभाषाओं में कि आत्मा की मूक अभिव्यक्ति जब होठों पर आती है तब वो भाषा बनती है, अन्यथा तो आत्मा की वार्तालाप अंदर अंदर चल रही है। तो समाज की आवश्यकता है, प्राणी की आवश्यकता है भाषा के लिए, तो इसलिए वह सामाजिक है। समाज के बिना भाषा की कल्पना निरर्थक है, नहीं की जा सकती। अतः भाषा एक सामाजिक संस्था है, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरा बिंदु है अर्जन। अर्जन अर्थात स्वीकार करना, अर्जित करना। भाषा हर व्यक्ति सीखता है। अब वो कहाँ कहाँ से सीखता है, कैसे कैसे अर्जित करता है, उसके रूप या फिर उसके स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो अर्जित करता है। भाषा संस्कार रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को हम बातचीत करते हुए सुनते हैं तो अक्सर कहते हैं इनकी भाषा बहुत गंदी है, ऐसे ही संस्कार मिले होंगे इनको। इसकी भाषा बहुत परिमार्जित है, इसको ऐसे संस्कार मिले। इसकी भाषा अच्छी नहीं है, तो संस्कार से, संस्कार का मतलब आपका समाज, आपका परिवार, आपका परिवेश, जहां आप रहते हैं, जिस जगह पर भी रहते हो, चाहे वो महाविद्यालय, विद्यालय का प्रांगण हो, आपके पारिवारिक समाज सोसाइटी वाला गली मोहल्ला का स्थान हो, या आपकी मित्र मंडली हो, फ्रेंड सर्किल हो। जैसे कल परसों मैं एक उदाहरण दे रहा था कि मुंबई में यदि आप कुछ दिन चले जाएं, एक दो माह रहाए, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए जिस तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं वो लोग, तो वो एक मुंबई भाषा हो जाती है। तो वैसी शब्दावली आप वहाँ उस जिस परिवेश में रहेंगे वैसी बोलने लग जाएंगे, तो उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। तो भाषा संस्कार रूप से ग्रहण की जाती है। व्यक्ति अनुकरण, व्यवहार और अभ्यास, इन तीनों से भाषा को अर्जित करता है। अनुकरण अर्थात जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आप बोलें, जैसा कोई और बोल रहा है वैसा मैं बोलूं, ऐसा हम बोलने का प्रयास करते हैं। यानी कि शुद्ध बोलें, अच्छा बोलें, स्पष्ट बोलें, ताकि सामने वाला सुन सके। ताकि सामने वाला सुन सके। व्यवहार, जैसी भाषा आप बोलेंगे या उदाहरण के लिए सीखेंगे वैसी आप बोलेंगे, और जैसी आप बोलेंगे वैसा प्रभाव आपका, आपके व्यक्तित्व का उस भाषा के द्वारा अन्य लोगों पर पड़ेगा। तो अन्य लोग आपका मूल्यांकन उस भाषा के आधार पर करेंगे कि व्यवहार कैसा है, भाषा के आधार पर। और तीसरी चीज है अभ्यास। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस। भाषा आपकी अच्छी हो इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। और भाषा ही नहीं, बल्कि आप किसी भी चीज में निपुणता लाने चाहते हैं
तो उसके लिए अभ्यास, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सर एक बात बोलूं सर इसी पे? बोलो बोलो। सर करत करत अभ्यास के जड़ मत उड़े सुजान, रस्सी आरत बात के सिल पर पड़त निशान। बहुत बढ़िया। क्या है ये? दोहा है? सर ये मतलब ऐसे सर आम आम लाइक में सर ये दोहा टाइप ही समझ लीजिए सर। जैसे हाँ आम आम बोल चाल की उसमें सर यूज करते थे सर, प्रयास हाँ, करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात है, ये दोहा है बेटा, है ना। हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सिल यानी कि पत्थर, रस्सी, रस्सी नाजुक होती है, सिल यानी कि पत्थर कठोर होता है। तो कठोर पत्थर को भी रस्सी जैसी नाजुक वस्तु जब काट देती है, तो व्यक्ति अगर कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास पर निर्भर करता है, नियमितता पर निर्भर करता है। तो ऋषभ ने एक उदाहरण दिया इस बात को स्पष्ट करने के लिए, शुक्रिया। तो ये 3 कारण हैं जिनसे भाषा अर्जित होती है: अनुकरण, व्यवहार और अभ्यास। अगला जो भाषा की प्रकृति का जो रूप बिंदु है वो है परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता शब्द से ही आप समझ गए हो कि भाषा, जैसा कि हमने बताया, चलायमान है, गति करती है, नदी के नीर की तरह बहती रहती है। तो भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशील होना, भाषा का लचीलापन होना, भाषा का एक तरह से गुणवत्तावान होना है, भाषा का अच्छा होना है। यदि भाषा परिवर्तनशील नहीं होगी तो भाषा पोखर के जल के समान नीरस हो जाएगी, आनंद नहीं आएगा, उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। कुछ परिवर्तन प्रयोग से और कुछ बाहरी प्रभाव दोनों के कारण भाषा में होते हैं। हम कई बार कुछ शब्दों का प्रयोग अपने मन से कर लेते हैं, कई बार कहीं आप बाहर चले गए तो उस क्षेत्र विशेष की भाषा का प्रभाव आपकी भाषा पर पड़ता है, तो उस कारण से वह परिवर्तन होता है। अगला बिंदु है गतिशीलता। गतिशीलता परिवर्तनशीलता के आसपास का ही नियम है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर भाषा समाप्त है, इसके बाद भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई इसमें जुड़ाव नहीं हो सकता, कोई इसमें घटाव नहीं हो सकता। तो ये गलत है, वह सदा गतिमान रहती है, विकास करती रहती है। भाषा निरंतर चलायमान है, गतिशील है, परिवर्तित होती रहती है, और भाषा को इसीलिए बहता नीर कहा गया है। अगला बिंदु है कठिनता से सरलता की ओर। दरअसल आप जब पहली बार कोई भी भाषा सुनते हैं तो सामान्य सी बात है, वह भाषा हमारे लिए निरर्थक होती है। जब पहली बार हम सुनते हैं तो उसको जानते ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब हम उसको सीखते हैं, समझते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं, तो हमारे लिए वह जानने योग्य हो जाती है, हम उसको समझने लग जाते हैं। तो प्रारंभ में क्या थी भाषा हमारे लिए? कठिन, और अब क्या हो गई? सरल। तो भाषा कठिन से सरल की ओर गमन करती है। हम, ये स्वाभाविक क्रिया भी है कि जैसे कि विद्यार्थी जब प्रथम क्लास में पढ़ता है तो वह हिंदी में वर्णमाला सीखता है, गणित में वह गिनती काउंटिंग सीखता है, अंग्रेजी में अंग्रेजी की वर्णमाला सीखता है। तो ये, अब आप देखेंगे कि एक तरफ हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये सरल है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये सरल नहीं है, ये छोटा रूप है। जैसे कि छोटे बच्चे को प्रथम क्लास में हम सीधा शब्द न सिखा करके वर्ण सिखाते हैं, तो ये शब्द का छोटा रूप है वर्ण। लेकिन जैसे ही वो वर्ण को समझ जाता है, सीख जाता है, पहचान जाता है, तो वह जय को समझ गया, लय को समझ गया, तो वो मिश्रित करने पर समझ जाएगा यह उच्चारित होगा जल, और जल का एक मीनिंग है, एक अर्थ है। तो एक तरह से वह हम कठिन से सरल की ओर उसको ले जा रहे हैं, जबकि लगता ऐसा है
कि हमने छोटी क्लास में छोटा अध्याय, छोटा चैप्टर पढ़ाया है, उसको छोटी चीज पढ़ाई है, ये ठीक है, उसका रूप छोटा है, आकार में वो छोटी दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में वह कठिन है। कैसे? आप सब इस स्टेज में हैं, ग्रेजुएशन के विद्यार्थी हैं, तो आप पहली, दूसरी, पांचवी, 10वीं, 8वीं तक के विद्यार्थियों को अध्यापन करवा सकते हैं। तो आप करवा करके देखिए, 10वीं क्लास के विद्यार्थी को आप समझा सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 2 मिलाएंगे तो यह आंसर आएगा। लेकिन आप प्रथम क्लास के बच्चे को जब बताएंगे कि ये बेटा ए है, ए ऐसे लिखते हैं, तो उसके साथ कम से कम आपको आधा घंटा, या हो सकता है आधा दिन, या हो सकता है आधा महीना मशक्कत करनी पड़े, तब जाकर के उसकी समझ में आए। लेकिन 8वीं क्लास के, 10वीं क्लास के विद्यार्थी को यदि आप समझाओगे तो तुलनात्मक रूप से प्रथम क्लास के विद्यार्थी से वह कम समय लेगा। कारण यह है कि वो जो बेसिक चीजें हैं, आधारित चीजें हैं, वो सीख चुका है, तो उसको पढ़ाना सरल है। तो इसलिए भाषा कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है, सहज बन जाती है। लेकिन ये कब होती है? जब धीरे धीरे हम उसको सीखते हैं। कठिन लगने वाली ध्वनियां भाषाओं में कम हो जाती हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो आपसे उच्चारित नहीं होते होंगे या प्रारंभ में नहीं होते थे, लेकिन हम उनका अभ्यास करते हैं तो वो सरल हो जाते हैं। जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ता, इस शब्द के उच्चारण में अक्सर लोग गलतियां करते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ता में, लेकिन आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो सरल हो जाएगा। संस्कृत के बहुत सारे शब्द बोलने में हम गलतियां कर देते हैं, चूंकि संस्कृत हमारी व्यवहारिक बोलचाल की भाषा नहीं है और अध्ययन अध्यापन में भी हम उसका प्रयोग नहीं लेते हैं, अतः उसके शब्दों का हमारे जीवन में, हमारे अध्ययन में प्रयोग कम होता है, अतः हमें उच्चारण पद्धति में दिक्कत होती है। इसके बनिस्पत आप बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द बड़ी सहजता से उच्चारित कर लेते होंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हम सुनते हैं, हम बोलते हैं, हम पढ़ते हैं, तो कठिनता से सरलता की ओर इस तरह से भाषा गमन करती है। और व्यक्ति चाहता भी है कि वो आसान से चीज़ों को प्राप्त करे, तो लेकिन जैसे ही वो कठिनता लगेगी, उसको हल करेगा तो धीरे धीरे सरल हो जाएगा। अगला जो बिंदु है भाषा की प्रकृति का, वह है भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सीमा। देखो, मैंने ये बिंदु आपको लिखवाए नहीं है, कल समय काफ़ी ख़राब हो जाता है लिखने में, लेकिन मैंने कहा था आपको मैं डालूँगा, तो 1-2 दिन में मैं वीडियो बना करके और YouTube चैनल पर डाल दूँगा। तो आप सब सिलसिलेवार तरीके से जब आपको समय मिले तब आप लिख लीजिएगा, आपके लिए भी आसान होगा, मेरे लिए भी आसान होगा। या कहो तो अभी लिखवा दूँ? सर आप बोलने से मैं तो लिखता ही जा रहा हूँ सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो इसलिए अच्छी बात है कि अभी हम सब बातें जो कर रहे हैं, अभ्यास महत्वपूर्ण है। एक बार आप मुझे सुन रहे हैं, एक बार आप लिख रहे हैं, फिर आप वीडियो देख लीजिए, मान लीजिए यूट्यूब पर, तो चीज़ें आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। देखिए, सरल और कठिन क्या है, आप में से कोई बताएगा? सरल क्या है और कठिन किसे कहेंगे, सरल किसे कहेंगे? जब इसे इंसान को कोई चीज आ जाती है, ऐसा वो करने लग जाता है और उसका आदी हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि सरल है। और बिल्कुल, किसी चीज का वो पहली बार कर रहा है, उसको करना नहीं आ रहा है, वो बोलता है कि वो मेरे लिए कठिन है। बिल्कुल, बस इतना सही बात है। बहुत सही बताया ऋषभ ने कि जो आप जानते हो, जो आपको आ गया वो सरल है, जो नहीं जानते वो कठिन है। अब इसको और हम सरल भाषा में सीखते हैं कि अब देखिए, इसको ऐसा है जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया कि कुछ शब्द हैं जिसको बोलने में कठिनाई होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो शब्द कठिन हैं, जटिल हैं, उनको समझ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बस हमने उच्चारित नहीं किया है, हमारा अभ्यास नहीं है उन शब्दों के उच्चारण का,
इसलिए हमारे लिए वो कठिन हो जाते, अन्यथा वो शब्द कठिन नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए ये कितना सरल है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम क्या है? नहीं पता जी। बहुत कठिन है ना। जिसको नहीं पता वो कठिन है, और सरल भाषा में सीखते हैं, हम जानते हैं। जैसे हम ऋषभ का नाम जानते हैं, लेकिन हमें ऋषभ के पापा का नाम नहीं पता। अब मेरे लिए ये कठिन है, ऋषभ के लिए वही चीज सरल है। इससे विपरीत कर लीजिए, मेरा नाम आप जानते हैं, मेरे पिताजी का, मेरे पापा का नाम आप नहीं जानते, तो मेरे पापा का नाम मेरे लिए सरल है, आपके लिए कठिन है। तो कठिन और सरल की परिभाषा यही है, हर व्यक्ति के लिए जो चीज़ कठिन है वो अलग अलग रूप से डिफाइन होती है। जो मेरे लिए सरल है वो आपके लिए कठिन हो सकता है, जो आपके लिए कठिन हो मेरे लिए सरल हो सकता है, अर्थात कठिन वह है जो मैं नहीं जानता। सिर्फ इतनी सी बात है। चलिए ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक तथा ऐतिहासिक सीमा, ये भाषा की प्रकृति का अगला बिंदु है। भौगोलिक ऐतिहासिक सीमा को आप समझने के लिए ऐसा समझें कि जैसे कि राजस्थान है, हरियाणा है। अब हमें कैसे पता लगेगा ये राजस्थान है और ये हरियाणा है? तो एक सीमा रेखा बना दी गई है कि यहाँ तक का राजस्थान है, यहाँ तक का हरियाणा है, उसके आगे दिल्ली है, इसके बगल में पंजाब है, ये उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे सीमा निर्धारित कर दी गई है। तो ये जो भौगोलिक सीमा है, अब इस सीमा को निर्धारित करने में कुछ कारण रहे होंगे कि इतने इतने को राजस्थान बनाया गया है। इसका मतलब इस पूरे राजस्थान में कोई कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, जो सभी लोग बोलते होंगे, प्रयोग करते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे, जो सबके लिए समान जैसी होगी। तो उसकी सीमा निर्धारित करने में एक पक्ष यह हो गया। तो ये तो हो गई भौगोलिकता। तो भौगोलिकता के आधार पर उस राज्य की, उस भौगोलिक क्षेत्र की जनता, वहाँ के निवासी लोग एक समान जैसी भाषा बोलते हैं। अब एक समान जैसी मैंने इसलिए कहा, जैसे राजस्थानी लोग, जो राजस्थान में है वो खास तौर से, अब आपको पता होगा राजस्थान में भी लगभग 6 या 7 बोलियां हैं जो अलग अलग क्षेत्र विशेष जिले के अंदर ही कम से कम 2-3 बोलियां मिल जाएंगी, बोली जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अलवर जिले की बात करें, तो अलवर जिले में आपको, यदि आप पश्चिम की ओर थोड़ा जाएं तो बहरोड वाले क्षेत्र में आपको हरियाणवी टच मिलेगा। आप थानागाजी साइड जाएंगे तो आपको थोड़ा सा जो जयपुर वाला ढूंढानी टच है वो मिलेगा। आप तिजारा रामगढ़ की तरफ जाएंगे तो आपको मेवाती का प्रभाव मिलेगा। और थोड़ा सा आप और उधर चले गए, जो डीग मथुरा नगर की ओर चले गए, उसके टच वाला हिस्सा जो चले गए अलवर का, खेड़ली वगैरह का, कठूमर वगैरह, तो वहां पर आपको ब्रज का प्रभाव मिलेगा। तो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट सिर्फ एक जिले के अंदर 4-5 बोलियां हो गई, पूरे राज्य में करीब 8-10 बोलियां हैं। तो सिर्फ राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए पूरे राजस्थान की भाषा हम राजस्थानी नहीं कह सकते। अगर राजस्थानी भाषा है तो उसमें 10 बोलियां हैं कम से कम। तो इस तरह से, लेकिन इन 10 बोलियों में आपस में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो तालमेल खाती हैं, जिनमें एक रूपता, एक समानता दिखाई देती है। तो ये भौगोलिक सीमा है, अर्थात जिस भौगोलिक सीमा की भाषा में लगभग बहुत सारी चीज़ें समान हो, एक जैसी हो, उसके आधार पर। और ऐसे ही ऐतिहासिक सीमा, यानी कि परंपरागत रूप से इतिहास से कुछ भाषाएं या भाषा के कुछ तरीके ऐसे हैं जो लगातार चलते आ रहे हैं, वैसे ही हों। प्रत्येक भाषा किसी विशेष काल से आरंभ होकर इतिहास के निश्चित काल तक व्यवहार में रहती है। जब भाषा का इतिहास आप और पढ़ेंगे हम बाद में, तो हमने आपको शायद कल परसों बताया था कि पहले संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत में वैदिक, लौकिक, फिर प्राकृत, फिर पाली,
उसके बाद अपभ्रंश, फिर हिंदी में भी सबसे पहले अवधी, ब्रज, फिर खड़ी बोली हिंदी आई। तो बदल रही है, एक समय में एक निश्चित समय तक ही रह रही है भाषा, उसके बाद परिवर्तित हो रही है। तो भाषा का अपना इतिहास है। अगला बिंदु जो है वो है निजी संरचना। निजी संरचना अर्थात प्रत्येक भाषा की अपनी निजी संरचना होती है। जैसे हर व्यक्ति का अपना स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहां तक कि दो सगे भाई, दो सगी बहनें या बहन भाई जो एक ही माँ बाप की संतति हैं, उसके बावजूद भी उनकी संरचना अलग दिखाई देती है। कई बार दोनों का रंग अलग है, कई बार किसी का चेहरा गोल है, किसी का चपटा है। तो एक माँ बाप की संतति होने के बावजूद भी जब दो लोगों के संरचनात्मक ढांचे में, स्ट्रक्चर में प्रभाव या अंतर दिखाई देता है, तो सामान्य सी बात है कि भाषा के अंदर भी उसके स्ट्रक्चर में अलग अलग प्रभाव या अंतर होगा। तो इसलिए उसका अपना अलग सांचा है, अलग ढांचा है उसका, और ये प्रत्येक भाषा का होता है। प्रत्येक भाषा के लिए अपने लिए व्याकरण है, निश्चित है, और बहुत सारा व्याकरण दूसरी भाषाओं से मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी कुछ व्याकरण ऐसा होता है जो उस भाषा का स्वयं का अपना होता है, जो उसके स्ट्रक्चर को, उसके ढांचे को खड़ा करता है। तो प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना है जो कि अलग अलग है। लिंग, वचन, कारक के अतिरिक्त वाक्य गठन आदि क्षेत्रों में हर एक भाषा के लिए अपनी निजता, अपनी विशेषता प्रकट करने वाले ये अनेक बिंदु होते हैं, जो लगभग सभी भाषाओं में होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ पृथक होते हैं, अलग होते हैं। तो ये निज संरचना वाली बात हो गई। अब हम बात करते हैं, अगला बिंदु है स्थूलता से स्वच्छता की ओर। स्थूलता से स्वच्छता की ओर यानी कि भाषा आरंभ में, स्वच्छता को और सरल समझने के लिए सूक्ष्मता आप समझें इसको, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। भाषा आरंभ में भाव द्वारा व्यक्त करने का तरीका है, उसके पास क्षमता है। अब देखिए, भाषा जो ध्वनि है वो शब्द है, वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन जो भाव है वो कभी लिखा नहीं जा सकता, वो सिर्फ व्यक्त किया जाता है। तो वह एक तरह से अदृश्य है, इतना सूक्ष्म है कि उसे देख नहीं सकते आप। भाव सिर्फ महसूस करने की चीज है। आपके इसमें है नहीं, लेकिन हिंदी साहित्य का अध्ययन आप में से किसी विद्यार्थी ने किया हो या करेंगे, तो आप रस पढ़ेंगे, या नहीं भी पढ़ेंगे तो जीवन में काम आते हैं। जैसे कि आप जब कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी में मान लीजिए हंसी का दृश्य, तो स्वाभाविक रूप से हमारे होठों पर भी हंसी आ गई। मूवी में मान लीजिए कोई जोश का, उत्साह का दृश्य है, तो हमारे हृदय में भी जोश उत्पन्न होता है। मूवी में कोई कारुणिक दृश्य है, करुणामय दृश्य है, जैसे मान लीजिए किसी असहाय को, किसी दुर्बल को कोई व्यक्ति पीट रहा हो, प्रताड़ित कर रहा हो, मार रहा हो, या किसी पक्षी को, किसी जानवर को, किसी पशु को कोई व्यक्ति निर्दोष को मार रहा हो, तो हमारे मन में एक संवेदना, एक दया भाव, एक कारुणिक भाव उसके प्रति प्रकट होगा। तो हम, कहने का तात्पर्य ये रस के कारण है, जो कि सामने जो चल रहा है उससे हमारा तादात्म्य हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है। तो भाव जो है वो वही है। भाव दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, और जैसे भाव व्यक्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता है, और भाषा का दो रूप जैसे कि मुख्य मुख्य बताए, लिखित और मौखिक, तो मौखिक रूप में वह व्यक्त होता है। लिखित रूप में भाव को व्यक्त आप शाब्दिक रूप से बता सकते हैं, ये होता है, लेकिन उसे महसूस नहीं करा सकते। जैसे कोई चीज आपको तीखी लगी, ये आप बता कैसे सकते हो कैसी तीखी लगी, सिर्फ महसूस होता है। आप इसे खा के देखिए, तीखा है, ये मीठा है, ये चटपटा है, ये कड़वा है, ये भाव है। तो इनसे प्रयोग के द्वारा जब स्वयं हम अनुभव करते हैं, तभी इनकी अभिव्यक्ति का, इनके गुणों का पता लगता है।
तो ये भाषा की विशेषता है, प्रकृति है कि वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर गमन करती है। तो ये भाषा की जो प्रकृतियां थी, इन सब को लेकर के हमने चर्चा की। भाषा के सहज गुण, धर्म, अभिलक्षण, प्राथमिकताएं क्या क्या हैं, इन सब को बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको अलग YouTube पर वीडियो बनाएंगे, उसमें नोट कर लेना। और जिन विद्यार्थियों ने नोट कर ली वो अच्छी बात है, वो इनका अध्ययन करते रहें। अब अगला जो बिंदु है वह है भाषा के विविध रूप, लेकिन अभी समय कम बचा है तो वो बिंदु हम कल पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा इस पर और चर्चा कर लेते हैं, भाषा की प्रकृति को लेकर के। इसमें एक दो बातें और आप जान लीजिए, जैसे कि भाषा किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। जो भाषा मैं बोल रहा हूँ ये मैं पूर्णतः आधिकारिक रूप से ये नहीं कह सकता कि ये मेरी भाषा है। अर्थात भाषा का एकाधिकार किसी का नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इस भाषा को सुसज्जित करने में, परिमार्जित करने में, इसके विकास में मेरी अपनी भूमिका हो सकती है। मैंने कुछ शब्द, वाक्य या व्याकरणिक रूप से काव्यशास्त्र के आधार पर कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हों, निर्मित की हों, जिससे कि यह भाषा विकसित हो सके, आगे चलायमान हो सके, गति कर सके। लेकिन मैं भाषा पर आधिकारिक रूप से ये नहीं कह सकता कि ये मेरी भाषा है, क्योंकि भाषा दरअसल जैसा मैंने बताया समाज में निर्मित होती है और समाज की आवश्यकता होती है। भाषा एक सामाजिक बिंदु है, तो वह समाज के लिए उपयुक्त होती है। बड़े साहित्यकार हो या भाषा को स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले भाषाविद हों, वे भी इस पर अधिकार नहीं करते। हाँ, वे नए शब्द जोड़ देते हैं, वे शब्दों को घटा देते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से ये नहीं कहते कि ये भाषा हमने इजाद की है, ये भाषा हमारी है। और दरअसल भाषा को कोई एक व्यक्ति इजाद कर भी नहीं सकता, उसका निर्माण एक व्यक्ति से होता भी नहीं। भाषा सामाजिक बिंदु है, तो सामाजिक संगठन के द्वारा ही उसका निर्माण होता है। सब लोग मिलकर ही भाषा को परिमार्जित करते हैं, समाजकृत करते हैं, और इसीलिए उसके लिए सर्वव्यापक भी कहा गया है। भाषा सर्वव्यापक है, अर्थात सब जगह व्याप्त है, उसका एक निश्चित दायरा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ कुछ अलग तरह की भाषा है, दूसरे जनपद में, दूसरे राज्य में, दूसरे क्षेत्र में कुछ अलग तरह की भाषा हो सकती है, और होती भी है और होनी भी चाहिए। क्योंकि जब हम भाषा के विविध रूप पढ़ेंगे तो उसकी विशेषताओं को जानते हुए ये समझेंगे कि क्यों आवश्यकता है इन विविध रूपों की। इसको आप चलिए, विविध रूप वाला टॉपिक हम कल अध्ययन करेंगे, उसको हम छोड़ देते हैं। सर्वमान्य, सर्वव्यापक, विश्व में समस्त कार्यों को संपादित करने में, पूर्ण करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा एक माध्यम होता है। अतः अनेक भाषाओं को जानने के बाद भी हम संप्रेषित करने के लिए, अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कोई ऐसा माध्यम तलाश करते हैं भाषा में भी कि दोनों व्यक्ति जानते हों, दोनों स्रोत जानते हों कि वह भाषा ऐसी कौन सी हो जिससे कि मैं कोई चीज़ समझाऊं तो आप समझ सकें, आप कुछ बोले तो मैं समझ सकूं। तो ये उसके भाषा की विशिष्टताओं में है, और ये तभी संभव है जब भाषा सतत प्रभावमयी हो, संप्रेषण उसका विशिष्ट हो, अच्छा हो। अभी नए युग में तकनीकी यांत्रिक भाषा का भी विकास हो गया है, जिसको कूट भाषा भी कहते हैं। सांकेतिक भाषा तो पहले से थी, लेकिन तकनीकी भाषा यंत्रों के द्वारा जो नए नवीनीकरण हुए हैं उसमें विकास हुआ है।
तो यांत्रीकरण में यंत्रों के द्वारा, जैसे कि आप लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, टाइपराइटर पर भाषा को टाइप कर सकते हैं, लेकिन टाइप करने के लिए सिर्फ टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, बोल करके भी टाइप होता है। तो ये यंत्रीकरण है भाषा का, यानी कि यंत्र के साथ। लेकिन फर्क इतना है कि व्यक्ति जब भाषा को बोलता है, उच्चारित करता है, तो वह उसमें चीजें समझ लेता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने आपसे कोई चीज समझाई और बोलते बोलते कोई वाक्य या कोई शब्द छूट गया या अशुद्ध बोला गया, तो आप समझ जाएंगे हाँ, सर के कहने का तात्पर्य यह है। आप अपनी तरफ से भी कुछ चीजें समझ जाएंगे। लेकिन यांत्रिक भाषा में दुविधा यह है कि आप जो कहेंगे वो वही लिखेगा, वही बोलेगा, वही बताएगा, क्योंकि उसके पास मस्तिष्क नहीं है, विवेक नहीं है। वह समझ नहीं रखता है कि इसका अर्थ ये होगा या ये होना चाहिए। वह सिर्फ जो आप कहते हो वह रिकॉर्ड कर लेता है और उसी को आपको रिप्लाई करता है या उसके अनुसार रिप्लाई करता है। तो इसलिए यांत्रिक भाषा में ये दिक्कत है, लेकिन इसका चलन है और चलन की आवश्यकता है। और चूंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिसको आज के युग में बहुतायत में बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग प्रयोग में ले रहे हैं। भाषा दरअसल पूर्व में व्यवस्थित नहीं थी। उसका जो स्वभाव प्रकृति थी वो बिखराव था। भारत के अंदर, या भारत की बात छोड़ दीजिए, एक ही राज्य में अलग अलग रूप से उसके स्वरूप देखे गए थे। तो भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि सही रूप में लिखी जा सके, एक रूपता उसके अंदर आ सके। जो बात मैं बोल रहा हूं या मैं लिख रहा हूं जिस तरह से, वही बात किसी दूसरी जगह पर व्यक्ति अगर लिखे तो उसी रूप में लिखे। जैसे क अगर मैंने एक आकार बनाया है क का कोई भी, तो वैसा ही क दूसरे व्यक्ति भी समझ सकें, उसे क ही समझ सके अन्य व्यक्ति। तो ऐसे इस आधार पर मानकीकरण हुआ। मानकीकरण को लेकर हमने पहले भी बात की है। भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर भी बढ़ती है। अर्थात प्राचीन युग से हम मध्य युग में आए और मध्य से फिर वर्तमान युग में आए, तो आप भाषा का जो विकास देखेंगे, भाषा के इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो प्रारंभ में संयोग अवस्था में थी और धीरे धीरे वह रूप परिवर्तित करके वियोग अवस्था, विश्लेषणात्मक व्यवस्था में आई। अर्थात भाषा की बहुत सारी जटिलताओं को प्रारंभ में नहीं समझ पाए, लेकिन धीरे धीरे विद्वानों ने रिसर्च करके, उसके बारे में पता लगा करके उसे आसान बना लिया और वह आज गतिमान हो गई, सरल हो गई, सहज हो गई, सबके लिए आसान हो। भाषा नैसर्गिक क्रिया है। नैसर्गिक क्रिया से तात्पर्य है कि बौद्धिक प्रयत्न करके तो आप सीख ही सकते हैं भाषा को, लेकिन बिना बौद्धिक प्रक्रिया के द्वारा भी भाषा आसानी से सीखी जा सकती है। उसके लिए परिवेश, जो मातृभाषा हम बोलते हैं, उसके अंदर हमारा जो परिवेश है, अर्थात जिस परिवेश में हम रहते हैं, जो भाषा बोली जाती है, उसके लिए हम कोई जटिल प्रयत्न नहीं करते। हम सहज स्वभाव में उसको नैसर्गिक रूप से सीख जाते हैं। बच्चा सीख जाता है अपने परिवेश में जहाँ रहता है वहाँ भाषा को। हाँ, वह दूसरी भाषाएं सीखने के लिए
जरूर पाठशालाओं में जाता है, कक्षाओं में जाता है, अध्ययन अध्यापन की आवश्यकता होती है। तो मूल रूप क्या है? अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है, आपको जापानीज नहीं आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जापानी कठिन है। आप संयोग से जापान में पैदा नहीं हुए, अगर वहाँ पैदा होते, उस परिवेश में रहते, तो आप जापानीज आसानी से सीख जाते। फिर उसके लिए आपको किसी कक्ष की, अध्ययन अध्यापन की, शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप 1, 2, 5 जितनी भी भाषाएं हैं उनको नैसर्गिक रूप से तभी सीख सकते हैं, प्राकृतिक रूप से तभी सीख सकते हैं जब उस परिवेश में रहते हैं। बाकी शेष भाषाएं आपको सीखनी पड़ेगी, उसके लिए अलग से समय लगाना पड़ेगा। तो खैर, ये आज का बिंदु भाषा की प्रकृति को लेकर के रहा। आशा है आप सबकी समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई सवाल हो आपके मन में तो बताएं, अगर कुछ दिक्कत हो तो। किसी को भी कुछ पूछना हो? नहीं सर। चलिए तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कल हम बात करते हैं, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा के विविध रूप। आग्रह है कि जो आपको अध्ययन कराया जा रहा है उसे यथासंभव, यथा समय, जब आपको समय मिले उसके अनुसार इसको अध्ययनरत रहें। ऐसा नहीं हो क्लास में पढ़ाया और फिर शांत हो गए, तो उससे काम नहीं चलेगा। आप अध्ययन करते रहें जब जब समय मिले, जैसे जैसे समय मिले ना, तो आपके लिए सरल हो जाएगा और हमारे लिए भी लाभ होगा कि हमारे विद्यार्थियों ने इतनी चीज़ें जान ली, इतनी समझ ली, इतनी सीख ली, आसान होगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।